स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे क्या तात्पर्य, इसमें क्या चीज़ हमको पढ़ना है, तो जेईई कोर्स में इसमें क्या आता है, क्या इसका सिलेबस है, इस बारे में हम लोग जानकारी मिलेगी। फिर इसके ऑप्शंस और पढ़ाने का क्या क्या मैटर है, क्या क्या हमको पढ़ना है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हैं जो जेईई में आते हैं वो पहले मैं लिख देता हूँ, पहले उनको समझ लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं, अब तो आप ही समझ ही रहे हैं कि मैथमेटिकल मतलब गणितीय रूप में रीजनिंग है ना। तो जैसे हम लोग रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति हो गया, बुद्धि परीक्षण हो गया, इस टाइप की चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आएंगी जो हमारे जेईई के सिलेबस को बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे सिलेबस में है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि पहले हम लोग को पढ़ना होगा स्टेटमेंट्स। यानी कथन। तो जो कथन होते हैं, तो मैं इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे कथन को सत्य या असत्य साबित करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल की वजह से भी देखा जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो दूसरा हो जाता है लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस। देखिए जरा वहाँ से आ रहा है इधर पर पूरा, मैं लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कॉमा, और चौथा नंबर आएगा इम्प्लाइज। पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या इम्प्लाइज बाई कह लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इफ एंड ओनली इफ। इसको शॉर्ट में हम लोग IEEE कहते हैं। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग। छठवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटोलॉजी। इन सबको एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और उसमें से, हाँ ठीक है बेटी, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटोलॉजी हो गया, और कंट्राडिक्शन आएगा, फिर मैं एक एक करके इनको समझा दूंगा आपको। ठीक है, सातवें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कंट्राडिक्शन। मेन तो केवल इतना ही है, इतने से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल आएंगे स्टेटमेंट वगैरह में, लाइन से जब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब इसके रीजनिंग में आने वाले टॉपिक्स हैं। स्टेटमेंट्स, लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और इम्प्लाइज बाई, इफ एंड ओनली, इसको हम लोग IEEE में बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटोलॉजी। अब ये क्या होती है, ये सब आपको इसमें आगे जानकारी मिल जाएगी। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग कंसीडर करें, हाइपोथेसिस का गलत हो जाना। मतलब अगर हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं और वो हमारी धारणा जो है वो गलत साबित हो जाए, तो वो कंट्राडिक्शन कहलाता है। जैसे क्या कीजिए, रॉन्ग हाइपोथेसिस। रॉन्ग हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो हम लोग कल्पना करेंगे और वो गलत साबित हो जाए, तो उसको हम लोग कंट्राडिक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके जो वो है, तो आपको नोट्स जरूरी होगा बनाना, प्रोवाइड करना। तो मैं सब लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑनलाइन देखें या उसको नोट करें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसमें और कहीं मिलता नहीं है। उसके क्वेश्चंस जो आते हैं या जो आएंगे उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ताकि आप लोग उसको पढ़ें।
पढ़ना है कन्वर्स, और 9 नंबर को पढ़ लेंगे हम लोग कंट्रापॉजिटिव। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है टोटली, ठीक। अब इसमें से फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं कि स्टेटमेंट वगैरह क्या होगा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इसी को हम लोग प्रोपोजिशंस भी कहते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स एंड प्रोपोजिशंस। अब हम लोग यहाँ से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ये हमारा आर्टिकल पहले नंबर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अभी आप एक हफ्ते पूरा इसी का टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो उसमें एक हफ्ते में ये पूरी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएगी एक एक करके, क्या क्या चीज़ें इसमें क्या है, क्या पढ़ना है। इसमें से हमारा पहला टॉपिक आएगा कि आखिरकार स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन क्या होता है। नंबर 1, ठीक, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस क्या होता है, स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशंस, और इसके एग्जांपल कैसे होंगे, न्यूमेरिकल कैसे होंगे, ये चीज़ हमको इसमें पढ़नी है फर्स्ट नंबर। तो वही चीज़ है, मैं बोल के लिखा हूँ, ये आप लोग लिख लें, बात लिखी है तो मैं नोट करा देता हूँ, तो उसको समझिए कि इसके डेफिनेशंस क्या होंगे। तो कह रहा है कि इन रीजनिंग वी कम्युनिकेट, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर उसका मीनिंग आपको समझा दूंगा बाद में, ठीक है। इन रीजनिंग वी कम्युनिकेट अवर ऑडियंस, जो हमारे थॉट होते हैं, हमारे विचार होते हैं, अवर आइडियाज और थॉट, माने क्या होगा, इस रीजनिंग में कम्युनिकेट मतलब विचारों का जो आदान प्रदान किया जाएगा वो किसका, अपन अपने के आइडियाज माने विचारों का, और थॉट मीन्स किए हुए जो हमारे विचार हैं, फीलिंग्स हैं, उनका कम्युनिकेशन अगर हम लोग करते हैं एक दूसरे के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से करते हैं, है ना, तो इस प्रकार उन्हीं को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। आइडियाज और थॉट्स विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, तो विद द help of statements in a particular language, सीधा से मतलब है कि अगर रीजनिंग में हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, कथन के द्वारा, स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ आपका ये जानते हैं, स्टेटमेंट मीन्स होता है क्या, कथन। कोई कथन के द्वारा कह रहा है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं अगर किसी से, लेकिन इन पर्टिकुलरली लैंग्वेज, है ना, एक साधारण सी आम भाषा में लैंग्वेज में अगर अपने विचारों का आदान प्रदान करें, हम किसके द्वारा करें, स्टेटमेंट्स के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ऐसा कह रहा है, ठीक। ये रीजनिंग का पहला पॉइंट मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, ठीक, इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन में क्या होगा, चलिए इसकी डेफिनेशन में आपको लिख के बताता हूँ। ए सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली, जैसे यहाँ पर भी लिखा गया कि जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, टोटली ये स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट माने कथन। कथन मतलब हुआ क्या, कथन मतलब हुआ एक सेंटेंस देना, सेंटेंस माने क्या होता है, वाक्य, है ना। ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए मैथमेटिकली, is called a mathematically, is called a mathematically
एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE, मैं इसलिए इशारा कर दे रहा हूँ कि सही उसमें लिखिएगा जो भी लिखिएगा। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन if it is either true or false, if it is either true or false, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं जैसे कि सत्य बताइए, असत्य बताइए, सत्य होगा कथन या सत्य होगा, ये चीज वो बोल रहा है। ये सेंटेंस इज कॉल्ड द मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इफ इट इज आइदर ट्रू और false but not both, मतलब but not both मतलब दोनों नहीं हो सकते हैं। नॉट बोथ का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, या तो सिर्फ ट्रू होगा या तो सिर्फ फॉल्स होगा, मतलब दोनों में से एक ही कंडीशन लगेगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यह है कि कोई भी सेंटेंस है कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कहलाएगा या प्रोपोजिशन कहलाएगा अगर वो क्या है, इट इज ट्रू और क्या फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों कंडीशन वो नहीं रख सकता है। कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी कथन दिया जाएगा तो वो या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, वो दोनों नहीं हो सकता है एक साथ, ना ट्रू ना फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की तरफ जब ले चलो तब समझ में आएगा। जैसे वो कह रहा है ए स्टेटमेंट टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स, जैसे एक स्टेटमेंट मान लिया जाए, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे अपने जनरली तौर पर मान लिया जाए कि माना कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दो में से कोई एक मान लिया जाए तो किसको क्या कहा जाएगा, है ना। तो यहीं पर देखें कह रहा है कि अगर ए स्टेटमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि कंसीडर या लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट ए स्टेटमेंट इज, मैंने मान लिया कि ट्रू और फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट हमने ऐसा मान लिया कि वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है ना, तो क्या होगा, यहीं पर दो बातें निकल के आती हैं। ट्रू स्टेटमेंट इज वैलिड स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे हमने कहा कि माना कोई स्टेटमेंट या तो वो ट्रू है या तो वो क्या है, फॉल्स है, मतलब दो में से एक ही होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसकी दो कंडीशन निकल के आती है। पहला कि ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड वैलिड स्टेटमेंट। वैलिड मीन्स होता है वैध, जैसे वैधता बनता है वैलिडिटी, है ना। तो ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड वैलिड स्टेटमेंट एंड ए false statement is called invalid statement। ये दो बातें हमको ध्यान देनी है। तो दो तरह के स्टेटमेंट हुआ एक तरीके से, पहले वो स्टेटमेंट बताया कि स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है ना, माना जा सकता है कि वो स्टेटमेंट मैथमेटिकली है तो उसके दो ही रास्ते होंगे, या तो ट्रू है तो फॉल्स, दोनों नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दो ही रास्ते, तो अगर वो ट्रू होगा तो उसको वैलिड स्टेटमेंट कहा जाता है, और अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको हम लोग इनवैलिड स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ मैं, कोई भी एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल का उसका सोल्यूशन देंगे हम लोग। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। क्वेश्चन है जैसे विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि इनमें से दिए गए
दिया है जो सेंटेंस यानी जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कौन कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा, है ना। इसी तरह के इसके न्यूमेरिकल होते हैं, इसी तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली नाम है, रीजनिंग ही है, तर्क शक्ति है, उसमें कुल मिलाकर के सेंटेंस, लेकिन इतनी चीज़ों को हमको पढ़ना होगा। क्या क्या चीज़ें, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर, कई तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चार तरह से इसका सेंटेंस लिखना होगा, एक ही चीज का घुमा फिरा करके चार तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और चारों तरह में से कोई एक सेंटेंस कौन सा करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा वो पता करके हमको बताना है। पहला है कि जैसे लिखा गया 3 + 2 = 5, पहला। दूसरा है द सम of two negative number is negative। तीसरा है, मान लीजिए every square is rectangle। तीन ही ले लेते हैं, तीन से ही काम चल जाएगा। अब देखिए तीन तरह का हमने यहाँ पर सेंटेंस बोला है, क्यों ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तीन तरह का यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस माने वाक्य, तीन वाक्य दिए गए। अब तीन वाक्य में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है। तो कथन का मतलब क्या हुआ, आपने दो तरह से पढ़ा कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो वैलिड आएगा, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत लिखा है ना, तो उसको हम लोग इनवैलिड स्टेटमेंट कहेंगे। तो कौन सा इसमें से गलत है, तो कह रहा है 3 + 2, अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो इक्वल 5 आएगा, यानी ये सेंटेंस हमारा सही है। सेंटेंस सही है तो मान लो स्टेटमेंट क्या लगेगा। द सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर, कह रहा दो ऋणात्मक संख्याओं का जो योग होता है वो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, अर्थात ये सेंटेंस भी उसने सही बताया। अगर ये सेंटेंस सही है तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा। दूसरा, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, प्रत्येक जो वर्ग होता है वो आयत भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जैसे आप लोग समझते ना कि अगर एक वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है चारों भुजाएं क्या है, बराबर। क्या ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल की शर्त क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो भाई मान लीजिए अगर ये 2 2 लेंथ के है स्क्वायर, तो आयत भी तो कह सकते हैं इसको, क्यों, आयत की परिभाषा ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल और समांतर होना चाहिए, तो भुजाएं समांतर भी हैं और आपस में दोनों इक्वल भी हैं। इस कारण से एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो उसमें दिया जाएगा। इसका जो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हियर एवरी सेंटेंस, हियर एवरी सेंटेंस इज, क्या है यहाँ पर, ट्रू है। सत्य और असत्य से ही हम लोग इसको पहचान करते हैं। एवरी सेंटेंस इज ट्रू, सो all the sentences will be statements। ये इसका आंसर होगा। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है वो सही सेंटेंस दिया गया है, ट्रू है ना। इस कारण से ये सभी के सभी हमारे स्टेटमेंट कहलाएंगे। ये इसका पहला एग्जांपल था, स्टेटमेंट जो हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आप लोगों को दूसरी चीज समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल 2 ले लेते हैं। फिर से आया इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस इसमें स्टेटमेंट को व्यक्त करते हैं। फिर से दिया गया, मान लीजिए इसमें मैंने फिर से 1 2 3 लिख लिए सेंटेंसेस। कुल मिलाकर के सेंटेंस को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य को ही अगर हमने सत्य और असत्य बता दिया कि अगर सत्य वाक्य लिखा है ना, जैसे अभी कह दिया जाए कि सूर्य पूरब से निकलता है, सही सेंटेंस है, तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा। और जैसे कह दिया जाए कि एक इंसान के 3 हाथ होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, इस कारण से वो इनवैलिड स्टेटमेंट की श्रेणी में आएगा। तो कुल मिलाकर के 2 ही बातें होती हैं, सत्य और असत्य को सेंटेंस पहचान लीजिए, सेंटेंस ही हमारा स्टेटमेंट या कथन बन जाता है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस कह रहा था बार बार, तो इसीलिए इसमें हम लोग स्टेटमेंट का मतलब होता है, बोल भी रहा है क्या है इसका मीनिंग, यहाँ पर आपने उस चीज़ को समझा। ये सीधी सी थ्योरी है उसकी। कह रहा है रीजनिंग में कम्युनिकेशन मतलब बातों का आदान प्रदान करने के लिए जो अपने आइडियाज या थॉट दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में दिए जाते हैं और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। फिर उसमें बताया कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट में बताया गया कि एक ऐसा सेंटेंस कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहलाता है। मैथमेटिकली कह रहा है स्टेटमेंट कहलाएगा अगर उसमें 2 ही शर्तें हैं, या तो ट्रू है तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो। फिर वो 2 तरह का हुआ, उन्हीं में से इनको छांट करके हमको निकाल देना है। अच्छा, फिर देखिए क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि 3 + 4 इज इक्वल टू 6। एक लिखते ही समझ में आ जाता है कि हम लोग गलत लिख रहे हैं कि सही। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तीसरा होता है एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस फिर दे दिए, तो क्या है ये 3 सेंटेंस हमने यहाँ फिर से दे दिए। अब उनको समझिए कि क्या कह रहा है एग्जाम्पल पे। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। पहले तो देखिए कि 3 + 4 इज इक्वल टू 6 नहीं होगा, है ना, अर्थात ये गलत क्या है स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया, माने ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी ये गलत हो गया। गलत हो गया जब, तो दूसरे में आते हैं एक प्राइम नंबर आर ऑड। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे से कैंसिल ना हो, है ना। तो अभाज्य संख्या कह रहा है कि क्या ये ऑड होती हैं, सभी ऑड होती हैं, नहीं, सब कैसे ऑड हो जाएंगे। प्रत्येक कह रहा है कि नहीं, उसके मतलब है कि सभी प्राइम नंबर्स ऑड होती हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। प्राइम नंबर्स वो होती हैं ना जो अपने अलावा किसी से डिविजिबल ना हो, है ना। तो जैसे हम लोग लिखते जरूर है और प्राइम नंबर्स में क्या प्राइम नंबर 1 नहीं होगा ना, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो जब एक प्राइम नंबर नहीं है तो ऑड भी नहीं होगा। इस कारण से ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संबंध फलन होता है, नहीं। जो आपका एक चैप्टर होता था इसमें रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। रिलेशन, तो रिलेशन जो होते हैं और फंक्शन का मतलब और फलन से मतलब होता है, तो जो रिलेशंस होते हैं वो 3 तरह का होता है। फिर जाकर के वो चौथी तरह का बनता है। तो रिलेशंस क्या होते हैं वो देखिए। पहला रिलेशन जैसे हम लोग जानते हैं स्वतुल्य रिलेशन, यानी स्वतुल्य का मतलब होता है रिलेशन का मतलब आप कहीं देखेंगे तो उस रिलेशन का मतलब ऐसे पढ़ाया जाता था कि a क्रॉस b कर दिया जाए, सब्जेक्ट इक्वल टू क्या r, मल्टीप्लाई करके लोग r बनाते हैं, वो रिलेशन होता है। इसको लोग ऐसा लिखते थे कि a का रिलेशन b से है ना, या इसमें जो रिलेशन होते हैं कि a रिलेशन b, कोई भी a रिलेशन b का मतलब जो इनके बीच में संबंध है वो कौन सा हो सकता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, है ना, भाई बहन नाते रिश्तेदार, सब यहाँ पर रिलेशन हम लोग शो कर सकते हैं कि रिलेशन है। और ये यहाँ पर सबसे बना दिया जाता है आर का, ठीक। तो
रिलेशन में क्या होता है कि एक सबसे पहले यहाँ पर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? कि अगर कोई संबंध, तुल्यता संबंध तभी कहलाएगा जब वो 3 प्रॉपर्टियां रखता हो। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता था सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांसिटिव। 3 तरह से रिलेशन हम लोग बताते हैं। तो 3 तरह के रिलेशन में अगर तीनों रिलेशन है तो वो जाके इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता है। ये भी सेंटेंस हमारा कुल मिलाकर के गलत हो गया है ना। इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं सममित और इसको बोलते हैं संक्रमण और इसको बोलते हैं हम लोग तुल्यता संबंध। स्वतुल्य का मतलब होता था कि अगर एक रिलेशन ए से है ना, मैंने खुद का खुद से रिलेशन है ना, तब वो स्वतुल्य कहलाता है। खैर इतना आप देख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं 1 मिनट में कितना क्या है। तो नोट कीजिएगा जरा, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ क्या हुआ। तो मैं ये बता रहा था, यहाँ से देख रहे थे कि जैसे मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा था कि यहाँ पर ऐसा ही क्यों नहीं हुआ। तो भाई इसके बारे में हमको जब अबाउट पता होगा पहले से कि हाँ हम इसके बारे में अच्छे से डीपली जानते हैं, तब हम अपना डिसीजन दे पाएंगे कि वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि जब ए का रिलेशन ए से होगा तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। सममित क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन ए से है तो वो सममित कहलाएगा। ठीक, और संक्रमण क्या होता था? इस संक्रमण का मतलब ये होता है कि अगर इफ ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो सी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, तब जाकर के वो स्वतुल्य होता था, संक्रमक होता था, सममित होता था। ये रिलेशन हमको निकालने पड़ते हैं तब जाकर के क्या पाते हैं। और जिस संबंध में या रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाएंगी वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर भी आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे इसमें लिखा है कि हियर क्या लिखेंगे कि हियर एवरी सेंटेंस, हियर एवरी सेंटेंस इज फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस हमारा गलत है। नहीं है, सत्य है ही नहीं। कोई भी सेंटेंस, यहाँ पर जो वाक्य है, वाक्य का मतलब सेंटेंस से होता है, तो कोई भी सेंटेंस या वाक्य हमारा वो क्या है? ऑलरेडी गलत है। तो एवरी सेंटेंस इज फॉल्स, सो द गिवन सेंटेंसेस क्या होंगे? आर नॉट स्टेटमेंट। इससे हमको ये पता लगेगा, इससे हमने ये बताया कि अगर ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, ये जो है ये वाले स्टेटमेंट्स हमारे ये वैलिड है। वैलिड का मतलब हुआ कि ये वैध है, और वैध तब होते हैं जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है। समझ रहे हैं? और ये जो स्टेटमेंट मैंने एग्जांपल बताया आपको दूसरा वाला, ये इनवैलिड है सभी।
जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं ये इनवैलिड की श्रेणी में आते हैं। तो जब ये इनवैलिड सेंटेंस होंगे, समझ रहे हैं, और ये हमारा वैलिड सेंटेंस कहलाएंगे। दोनों में अंतर है। आपको बताया गया कि जो वैलिड होगा तो वो ट्रू स्टेटमेंट में आएगा और जो इनवैलिड होगा वो फॉल्स स्टेटमेंट में आएगा। तो कहने मतलब जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये 3 स्टेटमेंट वैलिड है, अर्थात सत्य है। इस कारण से हमने लिखा कि सभी ट्रू है। ये सभी के सभी क्या है? ट्रू है। इसलिए ये सभी स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। समझ रहे हैं? और ये क्या है? यहाँ पर प्रत्येक स्टेटमेंट हमारे गलत लिखे हुए हैं। इस कारण से ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट नॉट द स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो क्या इतना समझ में आया कि कैसे स्टेटमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे? पहला अभी टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर ये आएंगे इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन ऐसा वैसा करके। अच्छा, तो देखिए यहाँ से क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। आगे में देखिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, क्लियर है? इसको नोट भी करना होगा, अगर आपको तो नोट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँगा, 2 मिनट के लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर मैं इरेज करके आगे को पढ़ा दूँगा, ठीक? देखिए एक एग्जांपल 3 लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 3, यहाँ पर 3 एग्जांपल आपको मैंने बताए हैं, इनको समझिएगा तो बस यहीं से आपके ये क्वेश्चंस तैयार होना शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार मैथमेटिकल रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आता है। सिलेबस मैंने आपको ये बता ही दिया है ना? ये सिलेबस आपको ये नोट कर लीजिएगा, जिसको जो करना है। फिर चूंकि मैं अगला क्वेश्चन देख के आपको बताता हूँ, ओके? सब में ऐसे ही न्यूमेरिकल ही मिलेगा, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे हम लोग। ये इसका सिलेबस है जो हमको पढ़ना है। आपका फॉलोइंग सेंटेंसेस आ रही है। देखिए क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं हम लोग। छोटे से का मतलब यही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बार मैं आपसे पूछता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? मुझे आप लोग बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है? तो बताइए 4 में जैसे मैंने आपको लिखा क्वेश्चन क्या है? पहला, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे मैंने कह दिया आपको, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर जैसे एक और मैंने सेंटेंस आपको माना, कोई एक और वाक्य मान लिया अपनी तरफ से कि इज एवरी सेट इज फाइनाइट। क्या प्रत्येक सेट परिमित समुच्चय हो सकता है? ये देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कुछ कह दिया, हाउस ब्यूटीफुल, है ना? हाउ ब्यूटीफुल, ये दे दिया गया। ये भी वही है, क्वेश्चन मार्क है आपका। सेंटेंस तभी तो समझ में आएगा कैसे क्या रीजनिंग में करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि वो प्रश्नवाचक वाक्य है।
वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना। तो कहने मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव वाक्य है, जैसे नेगेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा सेंटेंस किस प्रकार का। तो मैंने इनको लिख दिया और एक और लिख देते हैं, जैसे मैंने एक और लिख दिया, टुमारो इज मंडे, टुमारो इज मंडे हो गया। फिर मैंने बोला एक और लिख लिया जाए, पांचवा, मे गॉड ब्लेस यू। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कराएगा। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, संबोधन है ना, मे गॉड ब्लेस यू। क्या ये हमारे स्टेटमेंट हो सकते हैं कोई भी, और हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वो बोल तो रहा है कि विच ऑफ द सेंटेंस आर स्टेटमेंट, कौन सा वाक्य इसमें, अब वाक्य इसमें कई प्रकार के दिए गए। भाई पहले मैंने आपको बहुत साधारण चीज बताई, इसको सीखे समझें कि वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट्स में अंतर क्या होता है। आप जान गए कि जो यथार्थ लिखे हैं, सत्य कथन होते हैं, सत्य कथन है ना, वही हमारे वैलिड स्टेटमेंट में आते हैं, और जो गलत लिखे होते हैं वाक्य वो इनवैलिड होते हैं। तो जब गलत और इनवैलिड हो गया, अब ये मिक्स आया। मिक्स का मतलब है सेंटेंस के भी कई प्रकार हो गए। तो कौन कौन सा, साधारण वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाक्य, है ना, संबोधन हो गया, है ना, तो कोई भी लिख सकते हैं, नेगेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल, एक्सक्लेमेटरी, कोई भी। तो अब इनमें से देखिए कि क्या है, बता सकता है कोई, उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं आप कि क्या वाला जो लिखा गया क्या वो सही है, क्या चीज़ें, क्या कथन होंगे। तो देखिए, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये श्योरिटी नहीं है, कथन का वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो ये फाल्स हुआ। एवरी सेट इज फाइनाइट, क्या हो सकता है, नहीं। हाउ ब्यूटीफुल, लेकिन कौन, सबसे बड़ी चाहिए कौन ब्यूटीफुल, उसका कोई होना चाहिए ना, कर्ता क्रिया कर्म, कुछ तो पता लगना चाहिए। अच्छा, टुमारो इज मंडे, ये भी जरूरी नहीं है कि हर दिन अगला दिन मंडे ही होगा। और मे गॉड ब्लेस यू, ये तो संबोधन है ना, तो किसके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि गॉड भाई अच्छा करे, कह लीजिए ऐसा कह करके, तो किसके लिए, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर कंफर्मेशन तो बिलोंग नहीं करती। इस कारण से हम कहेंगे कि दीज आर नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि ये इनवैलिड स्टेटमेंट की श्रेणी में आएंगे और ये सेंटेंस सही नहीं है। इस कारण से कोई भी चीज़ सत्य नहीं होगी। अब जब सत्य नहीं होगी तो वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा तो ये हमारे क्या नहीं होंगे, जब वैलिड नहीं होंगे तो इनवैलिड आएगा, इनवैलिड की वजह से फॉल्स स्टेटमेंट होगी, फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से हम कह देंगे दीज आर नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, नोट कीजिएगा फटाफट। आंसर चाहिए तो आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना। देखिए मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज आर स्टेटमेंट्स। इसका चलो सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन, एक एग्जांपल, आंसर हुआ नन ऑफ दीज आर स्टेटमेंट, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, एग्जांपल 4, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसको भी समझते हैं क्या वो सत्य है असत्य है। अभी मैं रुक जाऊंगा 5-7 मिनट के लिए, आपको समय दूंगा बाद में। अभी समझ लिया आप लोगों ने, फिर इसको नोट कर लीजिएगा पूरा बैठ करके। नोट करने के बाद आप लोगों को फिर समझने में आसानी होगी, ताकि कल आप जब इतना पढ़ के आएंगे तो आपको इसके आगे का भी पढ़ना है। कल इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा मैं, जैसे जो नई क्लास आएगी इसके बारे में, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड और का यूज कैसे होता है, एम्प्लाइज बाई कैसे होगा, ये सब चीज़ें इसमें से आएंगी। ठीक है, अभी मैं टाइम दूंगा आपको 5-7 मिनट का, तब उसको आप लोग कॉपी करके नोट कर लीजिएगा, फिर इरेज कर दूंगा मैं, फिर आगे बताएंगे। ये मतलब जब कोई क्वेश्चन और देते हैं इसलिए इरेज करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके कारण चाहिए। अच्छा, चलो इसके कारण चाहिए, तो कारण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब ये
बताइए कैसे जानेंगे, मतलब बात सही है, कैसे जान गए हम ये कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। कैसे मैं आंसर लिख दिया नन ऑफ दीज आर स्टेटमेंट, इसका कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा, कुछ फार्मूला होगा, वो मैं भी आपको नोट करके लिखा दूंगा कि क्यों ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन आपको और पूछता हूँ, फिर इसके बाद में आपको रीजन दे दूँगा, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, क्या इसमें मैंने पहला क्वेश्चन पूछा ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर, इसी का हम लोग ये एक्टिव वॉइस है नहीं, इसका जब लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है मालूम, लेट द डोर बी ओपन, ऐसा लिखा जाता है। मतलब इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लेट द डोर बी ओपन, ये भी इसको लिखा जा सकता है। वो एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है इसका। अच्छा, दूसरा लिख लेते हैं हम लोग, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज इवन, ऐसा पूछ रहा है। बताइए दोनों का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या सही लिखा गया है, क्या स्क्वायर करने से इवन नंबर का ऑड आएगा कि नहीं आएगा, ये देखना है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा होगा, दो ही क्वेश्चन पूछे हैं। इसका भी तर्क इसी से लॉजिक करता है, कुछ तो उसकी बातें होंगी ना जिसमें से हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, दोनों बातें हैं। तो देखिए क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट इनवैलिड है, इनवैलिड होगा, और ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। ऐसा क्यों, स्क्वायर मतलब ऑड नंबर का करेंगे तो इवन आ जाएगा। जैसे मैं 3 का वर्ग करूँ तो 9 आएगा, तो इवन कहाँ आएगा। लेकिन सेंटेंस सही क्यों है, वैलिड क्यों है, ये इसका कारण होगा हर एक चीज में, है ना। इन सब का रीजन एक ही होता है, और वो है इसके पॉइंट्स। वो पॉइंट्स मैं आपको भी यहाँ पर नोट करा देता हूँ, तभी आप उसको जान पाएंगे। ठीक, फिर इसको आपको कल अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना भी मैंने बताया, इसके आगे इस तरह कल भी चलेगा, आपका कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ नोट बताता हूँ। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, 3 नोट आप लोग यहाँ पर जान लें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसी नोट से आप जान पाएंगे कि ये कौन सा कथन है, कौन सा कथन नहीं है। यही सब हिंदी में भी आता है, लॉजिकल। अच्छा, पहला क्या होता है, इनको सेंटेंसों के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कैसे जान गए हम लोग कि इसमें से कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। कितने में, 5 में से। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कारण होगा कि लिख तो सही रहा है, लिख भी सही रहा है, कुछ तो रीजन होगा। जैसे इसमें ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, माने कोई आज्ञा सूचक वर्ड आ रहा है कि किसी को आज्ञा दी जा रही है, इस कारण से इनवैलिड है। ये द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज इवन, मतलब ये सेंटेंस को व्यक्त करता है, इसलिए वैलिड हो गया, तो इसका भी कुछ रीजन हो। यहाँ पर क्या है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी को आपने आज्ञा दे दी। इज एवरी सेट इज फाइनाइट, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। हाउ ब्यूटीफुल, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। टुमारो इज मंडे, मैट गॉड ब्लेस यू, संबोधन आ गया। इस तरह के सेंटेंसों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जिस कारण से ये वैलिड नहीं होते हैं, इसलिए इनको इनवैलिड सेंटेंस कहा जाता है। और इनवैलिड सेंटेंस की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, सो ये सही स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। ये उसका मतलब होता है सिर्फ। तो उसके लिए मैं भी आपको यहाँ पर पॉइंट लिखा देता हूँ, क्लियर। देखिए पॉइंट नंबर 1 पर हम लोग क्या लिखेंगे,
देखिए हम लोग जो बता रहा था मैं, इसके 3-4 नोट और बता देता हूँ, फिर इसको बैठ के आराम से नोट करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके आगे फिर आपका कल देखा जाता है। पहले मैं इसके सेंटेंस आपको समझा देता हूँ। पहला क्या होते हैं, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हाँ बैठ के अपना नोट करो। देखिए मतलब ये था, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इनकी बात हम लोग कर रहे थे, तो ये ऐसा क्यों नहीं था। तो जैसे वो कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी है, संबोधन वगैरह आता है, तो इसमें मैंने नोट दिया आपको कि कौन कौन सा सेंटेंस वैलिड नहीं होता है। तो कौन कौन से सेंटेंस वैलिड नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए मैंने लिखा, पहले क्या लिखा, इंपरेटिव सेंटेंसेस जैसे फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन, फीलिंग्स है, कोई उसका भाव आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, आस्क क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट कोई कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, आदि आदि, ऐसे कोई भी सेंटेंस वैलिड नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरा, सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग, अगर सेंटेंस इन्वॉल्व करता है वेरिएबल टाइम, वेरिएबल टाइम मतलब अचल समय, जिसको हम लोग टाइम तो बोलते हैं लेकिन वो वेरिएबल है, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी यस्टरडे, टुमारो और टुडे वाले ये जितने सिस्टम होंगे, तो इस तरह के इन्वॉल्विंग जो वेरिएबल्स होंगे टाइम के, वो भी सेंटेंस नहीं होंगे। सेंटेंस इन्वॉल्विंग, अब ऐसे सेंटेंस जो क्या इन्वॉल्व करते हो, वर्ड्स हियर एंड देयर आर नॉट वैलिड, तो ये भी वैलिड नहीं होते हैं। तो जब ये भी वैलिड नहीं होंगे तो वो भी सेंटेंस नहीं होंगे। तो ये इसका कारण था। अब इन जो को जब हम लोग देख लेंगे कि इतने सब चीज़ों को अगर वो इन्वॉल्व कर रहा है तो वो कहाँ से सेंटेंस हो जाएंगे, बस यही चीज़ वहाँ पर अप्लाई की गई थी। देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, इस कारण से ये नहीं हुआ। टुमारो वर्ड आ जाने की वजह से वेरिएबल टाइम है, इस वजह से नहीं हुआ। हाउ ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इस कारण से नहीं होगा। इज एवरी सेट इज फाइनाइट, ये भी क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये नहीं हुआ वैलिड, मतलब कोई वैलिड नहीं। वैलिड होता तो वो ट्रू स्टेटमेंट होता। अब फिर इसमें कह रहा है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो किसी को आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं
प्रेशर बना रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है या एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो भी नहीं हो, तो ये भी नहीं हो। इस कारण से बोला गया कि नन ऑफ दीज आर स्टेटमेंट्स, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है या कोई भी सेंटेंस हमारा सत्य नहीं है। तो वैलिड नहीं है, वैलिड मतलब ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, जब ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। भाई दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू है तो फॉल्स, दो ही ऑप्शन है, दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं। समझ आई बात? तो ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे जो है जो सेंटेंस को वैलिड करती हैं और कौन से जो ऐसे वाक्य होते हैं जो हमारे वैलिड नहीं होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर लिख दिया हुआ है इस नोट नंबर 1 2 3 4 5 पे। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा 5 से 7 मिनट में, तो फिर मैं इसको रेज करके आगे को बता दूँगा जैसा भी। ठीक है, 1-2 मिनट में कीजिए फटाफट इसको भी, फिर देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। कोई नहीं आया क्या? ऑफलाइन होता तो बोल बोल लिखा दिया जाता, समझा दिया जाता। हमारा भी मेहनत भी तो बिजनेस भी जैसे मार्केट में पड़ा है, क्या सब काटते हुए बोलना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, साफ सुथरे आदमी को समझ में आए। ऑनलाइन लिखेगा नोट करेगा तो सब ऐसा होना चाहिए कि कभी भी देख कोई चीज़ उसको ना वो अपलोड करेंगे यूट्यूब में, तो हो ही होना कि आगे आने वाले टाइम पर देखा जाएगा ये हो तो कुछ। मतलब ये इसलिए लिखाया गया था कि जितनी भी कमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 में कहीं भी इन्वॉल्व होंगे तो वो सेंटेंस वैलिड नहीं है, समझ रहे हैं? इसके लिए है ये नोट लिखी हुई, इस बात का ध्यान देना। इनको ढूंढ लीजिए माने वैलिड नहीं है, बस इतना सा है, क्योंकि ये तो सरल होते हैं। लेकिन जब इस तरह के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, तो इनमें क्या होगा कि 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। जब 3 गलत होंगे 1 सही होगा तो पहचानना पड़ेगा इन्हीं के माध्यम से। ये जो नोट नंबर 1 2 3 लिखी है कि कौन सा सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस नहीं है, इसलिए मिक्स होता है। अभी तो मैंने सब एक जैसे दिए थे ताकि आपको ये बताया जा सके कब ये सेंटेंस वैलिड होगा कब ये सेंटेंस वैलिड नहीं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में मिक्स आएगा। मिक्स का मतलब क्या होगा, उसमें से 3 4 वैलिड होंगे और 1 इनवैलिड होगा। तो पूछेगा बताओ इनमें से सेंटेंस कौन सा है या कौन सा नहीं है, या कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है ना, ये हमको उसमें बताना पड़ेगा। तो उसमें हमको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए कि हम कैसे देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, या कमेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे कोई भी सेंटेंस वैलिड नहीं होते।
फिर ऐसे सेंटेंसेस जो इन्वॉल्व करते हैं वेरिएबल टाइम, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, मतलब आज, कल बीता हुआ, कल आने वाला कल, ऐसे में कोई वर्ड होगा तो वो भी सेंटेंस वैलिड नहीं होगा। फिर साइंटिफिकली स्टेब्लिश, माने विज्ञान के द्वारा कह रहा है स्टेब्लिश किया गया कोई फैक्ट है ना, साइंटिफिकली स्टेब्लिश किया गया अगर कोई फैक्ट, जैसे आपको लिखा है एवरी सेट इज ए फाइनाइट, मतलब मैथमेटिकली, साइंटिफिकली है ना, साइंस के द्वारा या मैथ्स के द्वारा, फिजिक्स के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा, बायो के द्वारा, ऐसे कोई भी फैक्ट होंगे वो आपका वैलिड स्टेटमेंट नहीं बनेगा। सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वर्ड्स हियर एंड देयर आर नॉट वैलिड, वो भी लिखा है अगर हियर एंड देयर था तो भी वैलिड नहीं होगी। इतनी सी बात है, इन्हीं को छांट लीजिए दिए गए सेंटेंसेस में। इस तरह के जो मिक्स पेपर में आएंगे वो इस तरह का सवाल है। इतनी चीज़ों में आपने भी एक क्वेश्चन पढ़ा है जो आपके एग्जाम के मतलब का होगा। इनमें से 5 सेंटेंस दिए, बोलेगा विच ऑल ऑफ द सेंटेंस आर स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है बताओ। तो ये कारण आपको पता होना चाहिए तभी आप उसको लिख भी पाएंगे। क्लियर है? ओके। जैसे कि एक और देता हूँ, चलो इसके बाद आगे से कल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में ट्रुथ टेबल है ना, फिर आने वाला है ट्रुथ टेबल। अगले नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या? ऑनलाइन हो गया क्या? हाँ तो ऑनलाइन मतलब नहीं रेडी हो 2 मिनट के अंदर हम सब करते हैं। आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 करो। हम लोग को देते हो एग्जाम वगैरह, जब एग्जाम वगैरह देते हो तो इसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, विच आर द सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, मैंने कौन सा वाक्य जो है कथन है, एलपीपी का है ना, कथन और सत्य और असत्य वो बताता है। तो कहने का मतलब ये लिखा उसमें जाएगा ऊपर, हेडिंग पड़ी रहती है, बोर्ड में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी सेट इज ए फाइनाइट, हाउ ब्यूटीफुल टुमारो मंडे में, और कौन सा सेंटेंस है, कोई नहीं है। तो कारण होता है उसके क्यों नहीं है, ऐसे होते हैं ना तर्क शक्ति वाले जैसे चीज़ें होती हैं, तो हमको वही चीज़ इसमें से भी निकालना होता है। वही उसी सब चीज़ों को ही हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, इसी को बोला जाता है। तो ये रीजनिंग इसलिए उसका नाम पड़ा मैथ्स और रीजनिंग, मैंने अंगणित और रीजनिंग दो, बस इतना अंतर है, आप हिंदी में करते हैं वो इंग्लिश में लिखा है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं अंतर वही नहीं है, लेकिन बस यहाँ से इतनी चीज़ें होती हैं रीजनिंग में, लेकिन इसके सिलेबस में वो अंतर थोड़ा सा इसमें होता है, होने का तो बहुत सारा होता है, लेकिन
इसमें हर एक चीज़ हर जगह पर नहीं है फिक्स। चलो आगे का देखा जाए। चलो भाई इसके आगे फिर मैं कल अपना बढ़ा लूँगा। कल इसके आगे का मुझे होगा, मेरे डेली का टाइम है। हो गया।